अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। अच्छा बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ा था, फिर प्रेपोजिशन फ्रेजेस हमने देखे थे जिसमें हमने प्रेपोजिशन फ्रेज एज एडजेक्टिव भी देखा था और प्रेपोजिशन फ्रेज एज एडवर्ब भी देखा था। तो आज की जो आप लोगों की एक्सरसाइजेज है ना, वो बच्चे जो चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं ना, उसी से रेलिवेंट है, एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आज पहली जो एक्सरसाइज है वो क्या है? चूज द करेक्ट कंपाउंड प्रेपोजिशन फॉर ईच सेंटेंस। अच्छा, अब यहाँ पे वही वाली मिस्टेक दोबारा से हुई हुई है कि आपने देखना है यहाँ पर चूज द करेक्ट कंपाउंड प्रेपोजिशन फॉर ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे लिखा तो हुआ है कंपाउंड प्रेपोजिशन, लेकिन हमें पता है कि जब इन्होंने हमें एग्जाम्पल्स दी हुई थी तो वहाँ पर भी कंपाउंड प्रेपोजिशन की जगह नॉर्मल प्रेपोजिशंस भी लिखी हुई थी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगेंस्ट, अराउंड, बिहाइंड, अपॉन, ओवर, ये सारे वर्ड्स कंपाउंड प्रेपोजिशंस नहीं हैं, लेकिन हमारे पास मौजूद है। तो आप बेशक इनको ही इसके अंदर इस्तेमाल करें, बेशक कुछ और प्रेपोजिशंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू सॉल्व दीज ब्लैंक्स। ओके, तो मैं आपसे वन बाय वन यहाँ पे एक सेंटेंस रीड करूँगी एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। आप उसके अंदर मुझे बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी व्हाट वुड यू राइट इन दिस ब्लैंक। आप इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे? ओके, एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया है। ओके, सैमसंग समथिंग एंड मुकद्दस फैसल। ओके, एक बच्चे ने कहा है द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, और एक ने कहा है अंडरनीथ द टेबल, एक ने कहा है ऑन टू, एक ने कहा है ओवर। सो हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स इस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ऑन टू कर देते हैं, या फिर हम ओवर द टेबल भी इसको कर सकते हैं। फिर है आई एम गोइंग टू द पार्क डैश माई फ्रेंड्स। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे? वेरी गुड, विद। अब देखिए, विद हमारे पास एक नेचुरल आंसर आ रहा है ना, आई एम गोइंग टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स। दिस इज समथिंग नेचुरल। हम जब बात करते हैं हम इसी तरह बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कहीं पे विद नहीं दिया हुआ था। ठीक है, द कीज आर हिडन डैश द फ्लावर पॉट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का पूछ रही हूँ। एक बच्चे ने कहा है अंडर, दूसरा बच्चा भी अंडर कह रहा है, जैनब कह रही हैं। एक बच्चा ऑन कह रहा है, एक अंडर कह रहा है, बिहाइंड कह रहा है। तो अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? अंडरनीथ लिख सकते हैं। अंडरनीथ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, पहले हम कोशिश करेंगे कि हम यहीं से चीज़ें लिखें। ठीक है, तो हम इसमें कर देते हैं अंडरनीथ। ओके, द नेक्स्ट वन इज द कुकीज आर डैश द जार। द कुकीज आर डैश द जार। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ओके, जैनब, ओके, हैदर, सैफुल्ला, अजवा, आमना, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं द कुकीज आर विद इन द जार। इन द जार भी हो सकता है, विद इन द जार भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे विद इन लिख रहे हैं क्योंकि हमने क्या करना है, हमने कंपाउंड प्रपोजिशन का भी इस्तेमाल करना है। द नेक्स्ट वन इज द रेस्टोरेंट इज डैश द स्ट्रीट। द रेस्टोरेंट इज डैश द स्ट्रीट। इसमें आप क्या लिखेंगे? Very good, Zainab, Muqaddas. Good, both of you. Yes, the right answer would be across the street. ठीक है, तो हम यहाँ पे across लिख देंगे। फिर है the pen is dash the notebook. The pen is dash the notebook. Okay, Zainab, नूर, मुनीबा, आप लोगों का मैंने आंसर देखा है। Okay. किसी बच्चे ने पूछा कि पेज नंबर कौन सा है, तो मुझे पेज नंबर देख लें, 60s की उसमें होगा, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, मेरे पास अभी क्योंकि मैंने इसको PDF में कन्वर्ट किया हुआ है, जो आपकी बुक है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, तो मेरे पास अभी बुक नहीं मौजूद बना, तो मैं एग्जैक्ट पेज नंबर बता दी। कोई बच्चा इनको पेज नंबर बता दे कि कौन से पेज नंबर पर ये एक्सरसाइज अवेलेबल है। 67, ओके, 67 पेज नंबर। ठीक है, द पेन इज अंडर द नोटबुक हम कह देते हैं, अंडर हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पेन इज अंडर द नोटबुक या इनसाइड द नोटबुक भी हो सकता है। ओके, अच्छा, शी वॉक डैश द हाई स्ट्रीट टू रीच द प्लेग्राउंड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? along. वेरी गुड जैनब, जैनब ने हमें आंसर किया है along. शी वॉक्ड along द हाई स्ट्रीट। ठीक है, लेकिन मजे की बात है ये वाला ऑप्शन भी हमें वहां पे नहीं दिया गया। अच्छा, द बुक शेल्फ इज डैश द वॉल। द बुक शेल्फ इज डैश द वॉल। तो इसमें क्या आंसर लिखेंगे आप लोग?
beside, above, no, against the wall. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगेंस्ट आ जाएगा. आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं साथ ही इसको नीचे कर लेती हूँ. फिर हमारे पास नेक्स्ट है द बॉल रोल्ड डैश द स्टेयर्स. द बॉल रोल्ड डैश द स्टेयर्स. इसमें आप क्या लिखेंगे? वेरी गुड ज़ैनब रिहान. ओके, रोल अप हो सकती है बॉल हैदर? स्टेयर से क्या होगी? रोल डाउन होगी, राइट? रोल डाउन. रोल अप कैसे होगी हैदर, मुझे बताएं. They sat dash the fire to keep warm. They sat beside. Very good. Beside. Okay. अच्छा, besides नहीं होगा रदा. besides तब होता जब होता ना sit होता, ठीक है, और sit के साथ भी दे की जगह he she होता, तब होता, ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ s नहीं लगाएंगे. I can see the moon dash the clouds. I can see the moon dash the clouds. Very good. मिनाहिल का आंसर ठीक है. मिनाहिल ज़हरा. Okay. I can see the moon above the clouds. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है द डॉग रैन डैश द स्ट्रीट टू चेज द स्क्विरल. द डॉग रैन डैश द स्ट्रीट अक्रॉस द स्ट्रीट. वेरी गुड ज़ैनब रिहान. शी प्लेस्ड द वेज डैश द शेल्फ. ऑन द शेल्फ, ठीक है, गुड. अपॉन द शेल्फ या ऑन द शेल्फ दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अपॉन वहाँ पे अवेलेबल है तो हम इसको अपॉन कर देते हैं, ठीक है. द कार स्वर्व्ड डैश द क्राउड ऑफ पीपल. ओके, थ्रू कर रहे हैं काफ़ी बच्चे. मेरा ख्याल है थ्रू इज़ फाइन बट अराउंड इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है, तो हम इसको अराउंड कर देते हैं. थ्रू थोड़ा सा वो हो जाएगा क्योंकि बीच में से, बट अराउंड वुड बी लाइक यू नो अराउंड द पीपल, तो अराउंड इज अप्रोप्रिएट आई गेस. द बर्ड बिल्ट इट्स नेस्ट डैश द ट्री ब्रांचेस. द बर्ड बिल्ट इट्स नेस्ट डैश द ट्री ब्रांचेस. वेरी गुड अबीहा. अजवा, हैदर नहीं, मुकद्दस एंड फारिस. अमंग इज द राइट आंसर. ओके, आई होप आप लोगों ने ये एक्सरसाइज साथ साथ सॉल्व कर ली होगी. अब आते हैं एक्सरसाइज 2 पे. अब ये थोड़ी सी जो एक्सरसाइज है ना, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा टाइप करते हुए क्योंकि पूरा पूरा सेंटेंस है. अब करना क्या है, आपने कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. आपने ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए. तो अब आप मुझे बताएं कि आप इसमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे. चलिए एक मैं आपकी आसानी के लिए करती हूँ, फिर आप लोगों ने अगले सारों को मुझे जवाब देना है. ओके, द डॉग बार्क्ड, पहला सेंटेंस ये है. द पोस्टमैन अराइव्ड. तो अब आप क्या करेंगे, अब इनमें से किसी एक को तो आपको बनाना पड़ेगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाना पड़ेगा एक सेंटेंस को, ताकि ये कंबाइन हो सके. तो आप ऐसे कर सकते हैं, द डॉग बार्क्ड एट द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द डॉग बार्क्ड एट the arrival of the postman. ठीक है, समझ आया आप लोगों ने किस तरीके से करना है इसको. अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, जेनी laughed, her brother told a joke. अब कौन मुझे बताएगा कि इस सेंटेंस को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर किसी एक सेंटेंस को और फिर लिखेंगे. वेरी गुड, अबीहा ने बताया है, जेनी laughed at her brother's जोक. आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. वेरी गुड, मिनाहिल ने पूरा सेंटेंस लिख के बताया है, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, जेनी लाफ्ड एट हर ब्रदर्स जोक. ठीक है, आप इसको इस तरीके से कर लेंगे. सही है. नेक्स्ट हमारे पास है, वी बॉट आइसक्रीम, वी वेंट टू द बीच.
ओके, वी बॉट आइसक्रीम, वी वेंट टू द बीच। when सब कह रहे हैं बच्चे, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से कर लें, वी बॉट आइसक्रीम एट द बीच, वो भी हो सकता है, या फिर when we went to the beach, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन फिर उसके अंदर ना आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है हम इसको अगर इस तरह कर ले तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। वी बॉट आइसक्रीम एट द बीच, ठीक है। शी वेंट टू द स्टोर, शी बॉट सम ग्रोसरीज, शी वेंट टू द स्टोर, शी बॉट सम ग्रोसरीज, तो हम क्या कर देंगे, शी वेंट टू द स्टोर फॉर सम ग्रोसरीज, ठीक है, या फिर टू बाय सम ग्रोसरीज भी हम कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, शी वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज, ये भी एक हमारे पास ऑप्शन आ गया। और दूसरा हमारे पास आ रहा है, शी वेंट टू द स्टोर फॉर बाइंग सम ग्रोसरीज, ठीक है, गुड, और टू, ठीक है, टू बाय होगा, टू बॉट नहीं होगा, ठीक है बच्चे, इसको देख लिएगा। तो अगर हम इसकी जगह ये भी लिख दें ना, फॉर सम ग्रोसरीज, तो भी ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में आपको यहाँ पे इसको इरेज करके लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर सम ग्रोसरीज, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास करेक्ट होंगे, ठीक है, टू बाय वाला भी और फॉर सम ग्रोसरीज भी। अच्छा, टू स्टडीड, ही स्टडीड ऑल नाइट, ही पास द एग्जाम, he studied all night to he passed the exam, तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखा है टू पास नहीं होगा, टू पास होता है बच्चे। अच्छा, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, he passed the exam after studying all night, ठीक है, ये भी हमारे पास आंसर आ सकता है, he passed the exam after studying all night, या फिर he studied all night to pass the exam, ठीक है, दोनों ठीक हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, he passed the exam after studying all night, he passed the exam after studying all night, ठीक है। they went to the beach, they played volleyball, they went to the beach, they played volleyball, तो अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, दे प्लेड वॉलीबॉल को शुरू में कर लें, एक हिंट दे रही हूँ, दे प्लेड वॉलीबॉल एट द बीच, वेरी गुड, किस बच्चे ने लिखा है, अंसरा, वेरी गुड, सैमसन समथिंग भी है, आपने भी ठीक लिखा है, दे प्लेड वॉलीबॉल एट द बीच, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आई वोक अप लेट, आई मिस द बस, I woke up late, I missed the bus. अब देखिए इसमें रीजन आ रही है एक चीज की, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, सो लिखा है एक बच्चे ने, सो तो प्रेपोजिशन नहीं है, सो क्या है, सो तो कंजंक्शन है बच्चा, वेरी गुड, आई मिस्ड, एक बच्चे ने यहाँ पे किया था, आई मिस द बस बिकॉज आई वोक अप लेट, वेरी गुड, सैमसंग समथिंग, आपने बिल्कुल ठीक लिखा, बच्चे अपना नाम चेंज करके अपने रियल नेम से आए, I missed the bus because I woke up late. Very good. Izza Batul. Okay. On waking up होगा, walking लिखा हुआ है आपने, सईदा ऐमन ज़हरा। On waking up late, I missed the bus. ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको ये कर देते हैं, I missed the bus because of waking up late. Because of waking up late. ठीक है, इसकी जगह हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। They went to the park, they had a picnic. They went to the park, they had a picnic. सिंपल कर देते हैं इसको, ओके, एट द पार्क की जगह इन द पार्क कर दें, वेरी गुड, किसने किया है, मिनाहिल ज़हरा ने किया है सबसे पहले, ठीक है। They had a picnic in the park. They had a picnic in the park. आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। He went to the gym, he lifted weights. He went to the gym, he lifted weights. सिंपल सी बात है, वही हम जब लोकेशन बताते हुए क्या कहते हैं, he lifted weights at the gym. जब स्पेसिफिक प्लेस होती है हमारे पास तो हम क्या कहते हैं, at कहते हैं ना, he lifted weights at the gym. She went to the library, she borrowed some books. She went to the library, she borrowed some books.
शी बोरोड सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, शी बोरोड सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, वेरी गुड। मिनाहिल ने ठीक लिखा है, सैमसन समथिंग ने भी ठीक लिखा है और लाइबा ने भी ठीक लिखा है, वेरी गुड। शी बोरोड सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। दे वेंट टू द रेस्टोरेंट, दे ऑर्डर्ड पिज्जा। सिंपल सी बात है, जब भी हमारे पास लोकेशन आ रही है एक स्पेसिफिक जगह की, वेरी गुड अंसरा, दे ऑर्डर्ड पिज्जा एट द रेस्टोरेंट, एट, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको कर लेना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हमारे पास है आई वेंट टू द डॉक्टर, आई गॉट अ चेकअप। फिर से एट वाली बात आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, बहुत आसान है, एट के साथ आप लगा के इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। आई गॉट अ चेकअप फ्रॉम द डॉक्टर, वेरी गुड, ये भी ठीक है। आई गॉट अ चेकअप एट द डॉक्टर्स ऑफिस भी कर सकते हैं हम, आई गॉट अ चेकअप एट द डॉक्टर्स ऑफिस भी कर सकते हैं, फ्रॉम द डॉक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। एट द डॉक्टर्स ऑफिस या फिर हॉस्पिटल, जो भी आप लिखना चाहें। फिर इसके अलावा दूसरी जो चीज़ थी वो आप क्या कह रहे थे, जो आपने एक बच्चे ने यहाँ पे लिखा है वो भी ठीक था। आई गॉट अ चेकअप फ्रॉम द डॉक्टर, फ्रॉम द डॉक्टर, ठीक है। लास्ट है दे वेंट टू द कॉन्सर्ट, दे एंजॉयड द म्यूजिक, बहुत आसान है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबने ठीक बताया है। दे एंजॉयड द म्यूजिक एट द कॉन्सर्ट, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज नंबर 2 सब बच्चों की कंप्लीट हो गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज नंबर 3। सर्कल द preposition फ्रेज और कंपाउंड preposition इन ईच सेंटेंस, ठीक है। तो जो भी कोई कंपाउंड preposition यूज हुई है या फिर preposition फ्रेज यूज हुआ है उसको आपने अंडरलाइन करना है, उसको आपने सर्कल करना है, जो भी आपको ठीक लगे। तो अभी क्योंकि यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, तो पहला सेंटेंस में पढ़ूंगी, द बर्ड्स फ्लू ओवर द माउंटेन्स। अब इस सेंटेंस के अंदर आप लोग मुझे बताएंगे क्या इसके अंदर कहीं पे preposition फ्रेज या फिर कंपाउंड preposition इस्तेमाल हुई है। ओके, यस। तो अब preposition फ्रेज क्या है, preposition फ्रेज भी मुझे बता दें। ओवर इज द preposition और preposition फ्रेज क्या है, ओवर द माउंटेन्स, ठीक है। दिस इज द prepositional फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द डॉग रैन आफ्टर द बॉल, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, अंबर, हैदर, एमन, सबने ठीक बताया था। अच्छा, द डॉग रैन आफ्टर द बॉल, अब इसके अंदर आप मुझे बताएंगे prepositional फ्रेज कौन सा है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबने ठीक बताया है, क्या है, आफ्टर द बॉल इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर द फ्लावर्स ब्लूम्ड बिटवीन द ट्रीज, द फ्लावर्स ब्लूम्ड बिटवीन द ट्रीज। अब इसके अंदर आप मुझे बताएंगे कि इसमें कंपाउंड preposition कहाँ यूज हुई है, सॉरी preposition फ्रेज कहाँ यूज हुआ है, बिटवीन द ट्रीज, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सब बच्चों ने ठीक बताया। इसका मतलब है कि सब बच्चों को prepositional फ्रेज और कंपाउंड preposition समझ में आ गई हैं। अच्छा, अब एक और एक्सरसाइज है, वो क्या है वो देख लेते हैं, कंपाउंड prepositions एंड prepositional phrases। तो एक्सरसाइज नंबर 4 है, क्रिएट 10 ऑफ योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग गिवन कंपाउंड prepositions एंड prepositional phrases। अच्छा, अब आपके पास ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें आपने क्या करना है, आपने 10 अपने सेंटेंसेस बनाने हैं जिसके अंदर आप खुद कंपाउंड preposition इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप उसके अंदर इसके अलावा preposition phrases का भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्योंकि अभी अब क्लास में अगर सब बच्चों के 10-10 सेंटेंसेस आएंगे तो वो मैं चेक कर नहीं सकूंगी, तो हर बच्चा एक सेंटेंस बना ले जिसके अंदर चाहे तो वो कंपाउंड preposition का इस्तेमाल करे या फिर prepositional फ्रेज का इस्तेमाल करे, ठीक है। तो उसमें से कोई से 5 सेंटेंसेस मैं यहाँ से फौरन रीड कर लूँगी। तो स्टार्ट राइटिंग योर सेंटेंसेस एवरीबडी। आप लोग मुझे कमेंट्स में अपना सेंटेंस भेज सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर आप लोग prepositional फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप उसके अंदर कंपाउंड preposition का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बस वो आप सेंटेंस बना के मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भेज दें, मैं वहाँ से आपका सेंटेंस रीड कर लूँगी। ओके, हमारे पास सेंटेंसेस आना शुरू हो गए हैं। In front of the grand library, a group of excited students gathered for the morning tour. Very good. फातिमा वजीर ने ये सेंटेंस भेजा था। ओके, in front of उन्होंने इस्तेमाल किया है इसके अंदर। ओके, फिर क्या है, the cat is under the table. The cat is under the table, इसके अंदर under एक preposition है और under the table हमारे पास क्या आ रहा है, prepositional phrase आ रहा है। वेरी गुड। In front of the grand, अच्छा ये वही मतलब सेंटेंस दोबारा से आ गया है, ये कहाँ से कॉपी हो रहा है एक सेंटेंस जो सेम आ रहा है।
द गर्ल विद द टॉल मैम इज हिज डॉटर. टॉल मैम या टॉल मैन? ओके. They solved the case with great difficulty. With great difficulty इसके अंदर आपके पास preposition phrase आ जाएगा. The dog is behind the home. Behind the home जो था वो ठीक था. The dog is under the bed. The book is on the table. In spite of the rain, we went to the park. We bought pizza at the restaurant. ठीक है. The shy girl stood behind her brother. The book is on the table. We baked the cake at the arrival of guests. Very good. सब बच्चों के sentences बिल्कुल ठीक है. Some of the students are disturbing the class during the lecture. Okay. The dog walk on the road. ठीक है, सब बच्चों का sentences ठीक है. I guess आप लोगों को समझ में आ गई है ये चीज़, तो अब हमें इसको आगे चलना चाहिए. ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या अगला क्वेश्चन क्या है. If you were to rewrite a part of the story using a different compound prepositional phrase, how would it change the meaning or atmosphere of the particular scene? Choose a sentence from the story and provide an alternative compound preposition. Explain the impact of this change. तो ये बच्चों आप लोगों का होमवर्क है. आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू रीड अ स्टोरी और उसके अंदर से आपने उसका एक चंक निकालना है जिसके अंदर कोई prepositional phrase यूज हुआ है या कंपाउंड preposition यूज हुई है, और आपने उस preposition को चेंज करना है. ठीक है, उस preposition को चेंज करने से किस तरीके से मीनिंग चेंज हो जाएगा, किस तरीके से उस पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, ये हम देखेंगे उससे. अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ. अभी जब मैं अपने क्लास में सेंटेंसेस कह रही थी ना, उस टाइम पे हैदर ने एक सेंटेंस बनाया था, रोल्ड अप. जब कहते थे कि ना अ बॉल रोल्ड डाउन द स्टेयर्स, अब देखिए प्रेपोजिशन चेंज की है, अप और डाउन, मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो गया. तो समटाइम्स प्रेपोजिशन को चेंज करने से पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाती है. एक चीज़ जो नीचे आ रही थी आपने उसको बिल्कुल ऊपर कर दिया. तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप एक स्टोरी के अंदर से कुछ पार्ट निकाल के उसकी प्रेपोजिशन चेंज कर देंगे, उसकी लोकेशन ही चेंज हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसको चेंज हो जाएंगी. तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से प्रेपोजिशन चेंज करने से या प्रेपोजिशनल फ्रेज चेंज करने से कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है एक स्टोरी के अंदर. ओके, तो ये आप लोगों ने करना है. इसको एक सेंटेंस होगा तो आप मुझे यूट्यूब पे भेज सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोगों को ये चेक करके आंसर कर दूँगी. अच्छा, फिर कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं आपके पास. अब कंजंक्शंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को मैं आपको समझाती हूँ कि वो क्या होते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद दैट. अच्छा, तो कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट two phrases or clauses, whereas transitions are words or phrases that indicate the relationship between two sentences or paragraphs. अब यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन दी गई है ना, जो बुक के अकॉर्डिंग वो लिखी गई है. मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दूँगी कि कंजंक्शंस और जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे डिफरेंट होती हैं. लेकिन जो बुक के अकॉर्डिंग है ना, वो ये लिखा हुआ है कि कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू फ्रेजेस और क्लॉजेस. कोई कंजंक्शन सिर्फ वर्ड्स होते हैं. ठीक है, कंजंक्शंस क्या है, वर्ड्स हैं, और ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस को अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. ठीक है, whereas transitions are words or phrases that indicate the relationship between two sentences or paragraphs. तो जो sentences से transition आ रही है वो transitional devices हैं, जो phrases और clauses आपस में connect कर रहे हैं वो क्या है, वो आपकी conjunctions हैं. अब conjunctions की 3 टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. किस किस बच्चे को कंजंक्शंस पहले से आती हैं? आई जस्ट वांट यू गाइज टू टेल मी. जिनको आती हैं, अगर आप लोगों को कंजंक्शंस आती हैं तो आप उसमें येस लिखेंगे, अगर नहीं आती तो नो लिखेंगे. आई वांट टू सी द रिस्पॉन्स, प्लीज सेंड ओवर हियर. ओके, वेरी गुड, सब बच्चों के आंसर येस में आ रहे हैं. इसका मतलब है कि सब बच्चों को कंजंक्शंस ऑलरेडी आती हैं. कंजंक्शंस की तीनों टाइप्स आपको आती हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेवेंट. एक बच्चे का नो का ऑप्शन ओके आया है, अवेलेबल है. ओके, ओके, एक बच्चे ने कहा है कि उनको डेफिनेशन आती है लेकिन उनको टाइप्स का नहीं पता. ठीक हो गया. फिर बहुत सारे बच्चों ने रिवाइज का भी कहा है और बहुत सारे बच्चों ने नो का भी ऑप्शन दिया है, बट मोस्टली बच्चों ने येस का कहा है. तो अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ ना, तो कंजंक्शन हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं. एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक कोरिलेटिव कंजंक्शन. तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कल की क्लास कंजंक्शंस पे ही अरेंज कर लूँगी. अदरवाइज कंजंक्शंस ऑलरेडी भी जो पिछले साल की 9th और 10th की क्लास है उसमें कंजंक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस हुए हैं. लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं कल की क्लास इंशाल्लाह कंजंक्शंस पे ही अरेंज कर लूँगी. अच्छा, तो कंजंक्शन की 3 टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो फैन बॉयज़ वाली हैं. रिमेंबर वो जो फैन बॉयज़ में फॉर एंड बट, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ. फैन बॉयज़
ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, तो ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। फिर इसके अलावा जो कंजंक्शन होती है वो सबऑर्डिनेट होती हैं, और उसके अलावा जो तीसरी होती है वो होती है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में है, तो अभी हम बुक वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो कल की क्लास इंशाल्लाह आपकी कंजंक्शंस पे ही होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का इस पर रिस्पॉन्स आ गया, तो इंशाल्लाह हम वही कर लेंगे। However, their main difference is that conjunctions connect two clauses, but transitions connect two sentences and paragraphs. तो मेन डिफरेंस कंजंक्शन और ट्रांजिशन का क्या आ रहा है कि कंजंक्शंस आप इस्तेमाल करते हैं दो क्लॉजेस या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, लेकिन जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो आप यूज़ करते हैं दो पैराग्राफ्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ओके। बोथ कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशंस आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज टुगेदर, लेकिन दोनों का काम एक ही है, दोनों क्या करते हैं, आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं। कंजंक्शन थोड़ा सा लोकल लेवल पे काम कर रहा है, और जो आपकी ट्रांजिशंस हैं वो क्या कर रही हैं, वो थोड़े अबव लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से समझ लें इसको। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पैराग्राफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। Transitioning from middle school to high school can be both exciting and nerve-wracking. On one hand, there is the thrill of new experiences, meeting new friends, and exploring a wider range of subjects. However, it's also a time when students face increased responsibilities and higher academic expectations. Despite the challenges, high school offers numerous opportunities for personal growth by staying organized, managing time wisely, and seeking help when needed. Students can navigate this important transition with confidence. Ultimately, the journey from middle school to high school is a significant chapter in students' life, filled with both hurdles and triumphs, but it's a path toward greater independence and future success. अच्छा, अब मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत जल्दी जल्दी में रीड किया है। आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है इसमें कहाँ कहाँ पर ट्रांजिशन या कंजंक्शंस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की क्लास चल रही है बच्चा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मिडिल स्कूल टू हाई स्कूल कैन बी बोथ एक्साइटिंग एंड नर्व ब्रेकिंग। तो ये हमारे पास कंजंक्शन आ गई, ठीक है, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर आ रही है, तो ये कंजंक्शन है। फिर क्या है, ऑन वन हैंड। अब ये बात जो है वन हैंड क्या कर रही है, पिछली बात को कनेक्ट कर रही है अगली बात के साथ, तो ये क्या हो गई, ये आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइस हो गई। There is a thrill of new experiences, meeting new friends and exploring a wider range of subjects. And यहाँ पर क्या होगी, कंजंक्शन। फिर क्या है, however। अब however क्या कर रहा है, दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिशनल डिवाइस होगी। It's also a time when students face increased responsibilities and higher academic expectations। फिर and आ रहा है, तो ये क्या होगी, ये कंजंक्शन होगी। Despite the challenges। अब despite the challenges क्या है, डिस्पाइट द चैलेंजेस हमारे पास ट्रांजिशन है, ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइस है। हाई स्कूल ऑफर्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ बाय स्टेइंग ऑर्गेनाइज, मैनेजिंग टाइम वाइजली एंड सीकिंग हेल्प विद व्हेन नीडेड। तो फिर यहाँ पर एंड क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास फिर से ये कंजंक्शन आ रही है। कैन नेविगेट दिस इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन विद कॉन्फिडेंस। अल्टीमेटली, अब अल्टीमेटली फिर से क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस है। क्यों ट्रांजिशनल डिवाइस है, क्योंकि फिर से दो सेंटेंसेस को जोड़ रही है। The journey from middle school to high school is a significant chapter in a student's life, filled with both hurdles and triumphs. अब both and ये भी conjunctions है, but it's a path towards greater independence and future success. But यहाँ पर क्या है, ये भी conjunction है, ठीक है। तो conjunction और transitional devices का difference किस किस बच्चों को समझ में आ गया है, just tell me in the comment section. Thumbs up for the if you have understand the chapter or this concept, तो आप उसे thumbs up करेंगे। If you have any confusion in this, thumb down कर दें, मुझे उससे समझ में आ जाएगा। ओके, अभी मैंने आपको समझाया है कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस और कंजंक्शंस में क्या डिफरेंस है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो होती हैं जो कि दो चीज़ों को कनेक्ट कर रही हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, वो दो चीज़ें आपके सेंटेंसेस हैं और पैराग्राफ्स हैं। जहाँ दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है या दो पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो ट्रांजिशनल डिवाइस है। लेकिन जहाँ पर एक सेंटेंस के अंदर या तो फ्रेजेस को कनेक्ट किया जा रहा है, वर्ड्स को कनेक्ट किया जा रहा है, या क्लॉजेस को कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो क्या होगी, वो आपकी कंजंक्शन होगी। आज हमने सिर्फ अभी ये पढ़ा है इस टॉपिक के अंदर, ओके।
जिन बच्चों की कन्फ्यूजन थी आई होप इस बात से जो है वो क्लियर हो गई होगी। फिर क्या है, अब इसके अंदर जहाँ जहाँ भी ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं बुक पे, आपने क्या करना है, आपने इसको रीराइट करना है उन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को चेंज करके, ठीक है। ये काम भी आप खुद करेंगे, ओके। रीराइट द पैराग्राफ यूजिंग डिफरेंट ट्रांजिशनल डिवाइसेस while preserving the original meaning। अब आपने ओरिजिनल मीनिंग वहीं पर रखना है और ट्रांजिशनल डिवाइसेस सेम लेवल की ही चेंज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल रिप्लेस ऑन वन हैंड विद ऑल्दो, हाउएवर, और उसके बाद हाउएवर विद नेवरथलेस, ठीक है। तो सेम कैटेगरी की ही वर्ड्स आपने चेंज करने हैं, अल्टीमेटली की जगह इन द एंड आप करते हैं, ठीक है। आपने ये काम करना है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है आइडेंटिफाइंग कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशन। ये भी आपके पास कोई भी अपने पैराग्राफ बुक में से लेके उसके अंदर से आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर कंजंक्शन इस्तेमाल हो रही है, कहाँ कहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, ये आप बुक में से कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना ये एक आखिरी एक्सरसाइज है, तो नहीं आखिरी नहीं है, अच्छा ये सारी की ना कंजंक्शन से रेलिवेंट एक्सरसाइजेज है। तो क्योंकि अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम कल की क्लास के अंदर कंजंक्शंस को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, तो फिर उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे आफ्टर स्टडिंग कंजंक्शंस और उसकी टाइप्स, ठीक है। वी विल स्टडी कंजंक्शन along its types in tomorrow's not tomorrow in the next class, जो कि मंडे को होगी, ठीक है। तो हमारी क्योंकि वीक में 4 क्लासेस होती हैं, फ्राइडे आप लोगों का ऑफ होता है, तो इंशाल्लाह मंडे को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कंजंक्शंस और उसके बाद हम लोग इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास।